चलिए, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में जो पढ़े तो उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट है वो आज पढ़ेंगे। तो क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने साउथ अमेरिका, अगर आपको सॉरी यूरोप, साउथ अमेरिका नहीं, यूरोप जो था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो यूरोप के बारे में हमने बाकी बेसिक जो चीज़ें होती है, जैसे कि कितना एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक, लोएस्ट पीक, उसके सॉरी हाईएस्ट पीक, उसके अलावा लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी होती है, कंट्री विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन, करेक्ट। ये सब कुछ चीज़ें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रिवर्स है, उनका नाम आपको याद रखना है। उनमें से भी कुछ कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो मैंने बताया था आपको। कुछ माउंटेन रेंजेस के नाम है, उनमें से कौन से माउंटेन रेंजेस आपको समझना जरूरी है या फिर याद रखना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। देन सम इंपॉर्टेंट पिक्स भी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिक्स है वो भी आपको समझना जरूरी था। देन हमने कुछ जाना था कि ग्रुप्स होते हैं, किस किस रीजन में कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं इनका एक ग्रुप होता है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, करेक्ट, हिस्टोरिकल। तो ये नॉर्डिक कंट्री है, तो नॉर्डिक कंट्री में 5 कंट्रीज आती थी, ये भी हमने जाना था लास्ट लेक्चर में। उसके अलावा और एक ग्रुपिंग था जिसे हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 3 कंट्रीज आती है, करेक्ट। वैसे देखा जाए तो नॉर्डिक कंट्री में से ही 3 कंट्री का स्कैंडिनेवियन ग्रुप बनता है। अभी इनमें जो 5 कंट्रीज हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड, इनमें से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क है, आपका आइसलैंड एंड फिनलैंड ये 2 कंट्रीज नहीं आती। तो ये आपको समझना जरूरी होता है कि क्या फर्क है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और नॉर्डिक कंट्रीज में। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, करेक्ट। नाउ ओशियानिया, ठीक है। ओशियानिया जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया भी कह सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट की। तो इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया कहा जाता है। तो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली ये हाँ एग्जैक्टली ये क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का लेक्चर वैसे थोड़ा शॉर्ट रहेगा, हम लोग इसको एंड कर देंगे आज, और उसके साथ साथ कल आपका कोई लेक्चर नहीं रहेगा क्योंकि सैटरडे तक हम लोग छुट्टी दे रहे हैं रिवीजन के लिए। तो आप रिवीजन करिए कल के लेक्चर, कल के दिन, और जो भी हमने अभी तक आपको शेयर करा हुआ है, मतलब लास्ट वीक में आपका जो सर ने पढ़ाया था और इस वीक में मैंने जो ज्योग्राफी पढ़ाया है, तो उसके जो नोट्स आपके पास है वो पढ़िए। उसके ऊपर के शायद हो सकता है कि हम लोग आगे जाके कुछ क्वेश्चन हो गए बेसिक, तो वो डिस्कस करें। तो कल आपको रिवीजन जो हम लोग कहते हैं डे, वो रहेगा आपके लिए। हम लोग अभी आज के लेक्चर में भी जितना ये स्लाइड है वो खत्म करके हमारा लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं ओशियानिया। तो ओशियानिया क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। वैसे देखा जाए तो हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे अगर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कोई है तो वो है आपका ओशियानिया या फिर ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया, ठीक है। उसके अलावा देखो कि इट इज 2.5 लार्जर देन द साइज ऑफ इंडिया। इंडिया का जितना साइज है ना उसका सिर्फ 2.5 गुना है, मतलब 2.5 टाइम्स अगर इंडिया का साइज बढ़ा दे तो आपका ओशियानिया बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया कॉन्टिनेंट बन जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देखो कि इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू द कॉन्टिनेंट। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पे जो हमारी इक्वेटर लाइन है, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन, ये इस तरीके से पास होती है, वेट अ मिनट, हाँ इस तरीके से पास होती है और ये इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो बेसिकली आप यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया एक कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। लास्ट लेक्चर में किसी ने पूछा था कि यहाँ पे ये जो पार्ट है वैसे देखा जाए तो इसमें से जो आधा पार्ट है वो एशिया में आता है और आधा पार्ट ये आ रहा है ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया में। ऐसा क्यों है? तो उसका रीजन ये है कि वैसे देखा जाए तो हमने क्या देख पढ़ा था कि यूजुअली जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि वो पर्टिकुलर जो लैंड मास है वो दूसरे लैंड मास से अगर टोटली आइसोलेटेड होगा तो वो कंप्लीट लैंड मास को हम लोग कॉन्टिनेंट कहेंगे। जैसे कि अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो अदर जो कुछ लैंड मासेस है अर्थ के ऊपर उससे थोड़ा सेपरेट था। उसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया हम लोग देखते तो टोटली सेपरेटेड था। बट एशिया के साथ साथ हमने देखा था कि वही लैंड मास आगे बढ़ के यूरोप भी बनता है, बट यूरोप अलग इसीलिए था, उसका क्राइटेरिया अलग होने का ये नहीं था कि कंटिन्यूअस लैंड एक ही नहीं है, उसका अलग होने का क्राइटेरिया ये था कि इधर वाला जो एरिया था, मतलब एक कोई तो बैरियर है, बैरियर मतलब सेपरेटर, कोई तो डिवाइडर है, जो डिवाइडर क्या कर रहा है कि जो मेन लैंड है, टोटल लैंड है, उसका इस साइड और उस साइड, मतलब दो जो साइड है उसको एक्चुअली वो डिवाइड कर रहा है। तो वो डिवाइडर क्या था? उरल माउंटेन्स था, कॉकेशस माउंटेन था, जो एक्चुअली एशिया का पार्ट जो है या फिर एशिया की जो कॉन्टिग्यूअस लैंड है जो यूरोप के साथ भी मर्ज हो सकती है, बट उसको वो सेपरेट कर रहा है, इसलिए वो अलग कॉन्टिनेंट था। बट यहाँ पे आप वही बोलोगे सर यहाँ पे तो क्या है फिर ये तो एक कंटिन्यूअस पार्ट है, तो ये पूरा का पूरा एशिया में क्यों नहीं है या फिर पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया में क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है क्योंकि इसके लेफ्ट वाली जो कंट्री है ना, ये समझना बड़ा जरूरी है
यहाँ पे ये जो रीजन है ये ना 2 कंट्री से बना हुआ है, ठीक है, एक पपुआ न्यू गिनिया करके और न्यू गिनिया करके, तो 2 कंट्रीज अलग अलग है। और जो कंट्री ये व्हाइट कलर में दिख रहा है उसका जो पार्ट है वो ज्यादातर इस तरफ है जो एशिया में लाई कर रहा है, ठीक है। बट पपुआ न्यू गिनिया का सिर्फ इतना पार्ट आपका ओशियानिया में है, वो अगर पार्ट उधर ले लेते हम लोग, अगर ये पार्ट इधर ले लेते हम लोग, तो होता क्या कि वो पपुआ न्यू गिनिया जो कंट्री है वो एशिया का पार्ट बनती, बट उसके जो आइलैंड्स है, उसके जो बाकी आइलैंड्स है और वो फैले हुए हैं वैसे तो, ठीक है, ये आइलैंड्स फिर आपको अलग रखने पड़ते, मतलब एक ही कंट्री 2 इसमें डिवाइड हो जाती है, ठीक है। मतलब आइलैंड जो है जो पपुआ न्यू गिनी की है वो आ जाते हैं आपके ओशियानिया में, और ये पपुआ न्यू गिनी का जो लैंड मास है, बड़ा लैंड मास, वो चला जाता एशिया में। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो ये लैंड मास है, जो बड़ा लैंड मास है, जो उसके साथ साथ यहाँ पे आपका अदर आइलैंड्स भी है, ये सब कुछ मिलके फिर उन्होंने इंक्लूड करा है ओशियानिया में, ठीक है, ओशियानिया में उसको इंक्लूड कर दिया। और इसका जो पीछे वाला पार्ट दिख रहा है, मतलब लेफ्ट साइड वाला, करेक्ट, तो ये लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है फिर वो एशिया में आता है, क्योंकि इस कंट्री के जो आइलैंड्स है वो इस साइड जाता है। तो ये आइलैंड्स जो है, या फिर एक कंट्री को 2 हम लोग कहेंगे कि कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करने से अच्छा है किसी एक में ही रख दो, इसीलिए इस लैंड मास का जो पपुआ न्यू गिनिया वाला जो लैंड मास है उसको क्या करा गया है, 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। एक कंट्री जो है उसका नाम है पपुआ न्यू गिनिया और दूसरे कंट्री का नाम है ओनली न्यू गिनिया। तो न्यू गिनिया जो है वो आता है एशिया में, बट पपुआ न्यू गिनिया आता है आपका ओशियानिया में। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो अगर मान के चलो ये अगर एक कंप्लीट कंट्री होता तो उसको इधर एशिया में रखा होता या फिर पूरा ओशियानिया में रखा रहता, करेक्ट, बट इनको अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। तो ये समझना जरूरी था, लास्ट लेक्चर में किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है कि कहां तक आगे था, हाँ, तो यहां से क्या पास होता है, इक्वेटर पास होता है। इक्वेटर इज नथिंग बट 0 डिग्री लाइन, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड यहां से तो पास होता है, उसके साथ साथ ही कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये साउथ हेमिस्फीयर में जिसका डिग्री है 23.5 डिग्री, तो साउथ मतलब एस, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, करेक्ट। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जिसका भी डिग्री सेम है, डिग्री एक ही है 23.5 डिग्री, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये साउथ हेमिस्फीयर में, करेक्ट, मतलब इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के ऊपर होता तो उसको हम लोग शायद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसी डिग्री के लाइन को, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि ओशियानिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उससे 2 इंपॉर्टेंट लाइन जो हमने अभी तक पढ़ी थी वो पास होती है, एक तो है इक्वेटर और दूसरी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये याद रख लेना, थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स कंबाइंड टू फॉर्म द ओशियानिया। तो ये जो ओशियानिया है इसमें थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स है, थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे आइलैंड तो दिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ज्यादातर एरिया वैसे ऑस्ट्रेलिया ये कंट्री ने ही ऑक्युपाई करा हुआ है, बट अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स, तो इससे बना हुआ है ओशियानिया, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। वैसे देखा जाए तो ये सभी के सभी फिर आइलैंड जो है ना वो कंट्रीज में डिवाइडेड है, मतलब मान लो कि सोक आइलैंड का एक कंट्री बन रहा है, ठीक है, छोटा सा कंट्री बन गया, फिर छोटे छोटे आइलैंड एक कर दिए, तो ऐसे कितने कंट्रीज है टोटल 12 कंट्रीज है ओशियानिया में। और इनमें से सबसे बड़ी कंट्री वो आप भी देख पा रहे हो जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। वैसे ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया कभी कभी कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, वैसे नाम ओशियानिया दिया हुआ है बट ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया उसका सही नाम है। अभी ऑस्ट्रेलिया लगने का रीजन क्यों है, क्योंकि उस कॉन्टिनेंट की वो सबसे डोमिनेंट कंट्री है, इसीलिए, ठीक है। सो कंट्रीज कितनी है टोटल, 12 कंट्रीज है। यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है माउंट कॉस्किउस्को, ठीक है, कॉस्किउस्को, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है तो ये याद रख लेना, और थोड़ा अटपटा भी नाम है। अभी तक के नाम थोड़े इजी थे, माउंट एवरेस्ट है ये भी आपको पता था, किलीमांजारो भी पता था आपको, एकेनगुआ था एक, करेक्ट, मैकेंजली था, तो ये नाम तो आपको यूजुअली पता है, बट ये नाम थोड़ा अलग ही है प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो याद रख लेना ये जो कुछ माउंटेन है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ओशियानिया कॉन्टिनेंट वो है माउंट कॉस्किउस्को, ठीक है। फिर उसके बाद है लॉन्गेस्ट रिवर, यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है मुर्रे रिवर, ठीक है, ये याद रख लो, ठीक है। मुर्रे रिवर इज द डोमिनेंट, या फिर हम लोग कहेंगे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इस कॉन्टिनेंट की, ठीक है, क्लियर। तो वैसे ही चल रहे हम लोग, जैसे इसके पहले बाकी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा है उसी तरीके से हम लोग इस कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जान ले रहे हैं। फिर उसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ओशियानिया
कॉन्टिनेंट। तो ओशियानिया कॉन्टिनेंट की सबसे लार्जेस्ट अगर कोई कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन, अगर किसी कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इन ओशियानिया कॉन्टिनेंट वो ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप समझ पा रहे हो कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा रहेगी, बाकी तो सब कुछ आइलैंड कंट्रीज है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा यहाँ पे फिर ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के अगर कोई देखते हम लोग तो एक न्यूजीलैंड कंट्री दिख रही है आपको, विच इज एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वहां की। वैसे ऑस्ट्रेलिया खुद एक आइलैंड है, वैसे देखा जाए आइलैंड क्या बताया था मैंने कल, आइलैंड ऐसा लैंड मास जो वाटर से चारों तरफ से गिरा हुआ है। अगर ऑस्ट्रेलिया को आप प्रॉपर देखते हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है, वेट मिनट, हाँ ऑस्ट्रेलिया को अगर आप प्रॉपर देखते हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इज एक्चुअली सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। जब किसी भी लैंड मास को वाटर अगर चारों साइड से घेरता है तो उसे हम लोग आइलैंड्स कहते हैं। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया खुद एक आइलैंड है, करेक्ट। जैसे ये फिर न्यूजीलैंड भी एक आइलैंड है, पपुआ न्यू गिनिया का भी एक आइलैंड है, सभी आइलैंड कंट्री ज्यादा है, इसलिए इसको कहा गया है कॉन्टिनेंट ऑफ थाउजेंड्स आइलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ अभी देखो यहां पे ना ऑस्ट्रेलिया जो है ना, मतलब ओशियानिया जो है ना, वो एक्चुअली डिवाइडेड है। मतलब जैसे होता है ना कि एशिया भी है, बट एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, इतना बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट है, हमने भी इसको डिवाइडेड करा है। जब भी हम लोग ईस्ट एशिया कहते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि उधर का एरिया मतलब कौन, जापान वाले लोग, चाइनीज लोग, करेक्ट, चाइना वाले लोग, मंगोलियन लोग। अगर साउथ एशिया कह रहे तो हम लोग तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये लोग आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि एक बड़ा कॉन्टिनेंट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर उसका एक नॉलेज आने के लिए वो डिवाइड किया होता है अलग अलग एरियाज में। तो उसी तरीके से ना ये ओशियानिया भी डिवाइड करा हुआ है अलग अलग एरियाज में, जिस हम लोग स्मॉल एरियाज भी कह सकते हैं मेन कॉन्टिनेंट्स के। तो कॉन्टिनेंट ऑफ थाउजेंड्स आइलैंड तो वैसे कहा जाता है ओशियानिया को। तो उसमें से चार जो इसके डिवीजन करे गए हैं इसी बड़े आइलैंड ग्रुप के, मतलब जो बड़े आइलैंड कॉन्टिनेंट के, दैट इज ओशियानिया के, वो क्या क्या चार इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है। पहला है ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है, यहां पे दिख रहा है ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलेशिया एक ग्रुप है, यहां पे आप देख पा रहे हो, हाँ ये तो पूरा एक जो कंप्लीट है इसको हम लोग ऑस्ट्रेलेशिया कह रहे हैं। उसके अलावा सेकंड है पॉलिनेशिया, ये रेड वाला दिख रहा है, ये भी आपका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ कॉन्टिनेंट यहां तक है, ऐसा नहीं है, ये जो कुछ है रेड वाला भी, ये भी ओशियानिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, और मेजोरिटी ये जो पार्ट है वो वाटर से बना हुआ है, क्लियर। उसके अलावा माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया मतलब ये वाला ऊपर वाला येलो कलर का, ठीक है, तो इसको कहा जाता है माइक्रोनेशिया। ये भी मेजर जो आइलैंड्स है छोटे बड़े उससे बना हुआ है। एंड बचा हुआ जो है वो है मेलेनेशिया। तो मेलेनेशिया मतलब ये ग्रीन वाला जो है इसमें वो डिवाइडेड है। तो ऐसे चार हिस्सों में जो ओशियानिया कॉन्टिनेंट है वो डिवाइडेड है। एक है ऑस्ट्रेलेशिया, देन पॉलिनेशिया, सॉरी हाँ पॉलिनेशिया, देन माइक्रोनेशिया एंड मेलानेशिया। तो ऐसे चार हिस्सों में इसको डिवाइड करा गया है। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं कि द कॉन्टिनेंट ओशियानिया इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल एरियाज, ठीक है, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये है ऑस्ट्रेलेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया, ठीक है। तो ये ओशियानिया के बारे में आपको जानना जरूरी था। देन आगे बढ़ते हैं। तो अभी रिवर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि किसी भी एग्जाम में रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये जानना बड़ा जरूरी होता है। तो उनमें देखो, जैसे मैंने कहा कि मुर्रे रिवर, ये मुर्रे नाम याद ही रख लेना, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में आती है वैसे तो, मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ऊपर है। तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, ये लॉन्गेस्ट रिवर है। और बेसिकली आपने अगर पूरे ओशियानिया का अगर कॉन्टिनेंट का पूरा अगर आपने मैप देखा है तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि रिवर के लिए एक लैंड एरिया, अच्छा खासा लैंड एरिया होना जरूरी है ना, कि सो दैट कि उसका लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा रहे। अभी मेजर आपको बड़ा लैंड एरिया तो सिर्फ यहीं पे दिख रहा है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया कंट्री के पास, बाकी तो सब आइलैंड्स है। तो उनके यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट रिवर बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास एरिया नहीं है, ठीक है, रिवर बनने के लिए। शायद आपका रिवर ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, न्यूजीलैंड में आपको एक आध रिवर दिख जाएगा, या फिर पपुआ न्यू गिनिया में भी आपको एक आध रिवर दिख जाएगा। बट बाकी सब आप देख पा रहे हो जो कंट्रीज है वो तो आइलैंड कंट्रीज है, वहां पे एक्सेस, वहां पे कोई प्रोमिनेंट रिवर नहीं है। तो मेजर रिवर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो अभी आप बाद में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेजर जो रिवर्स है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो एक बार देख लेते हो रिवर्स के नाम क्या क्या है।
तो पहली जो रिवर है जिसे हम लोग कह रहे हैं मुर्रे रिवर, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ओशियनिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके अलावा एक रिवर है, यहाँ पे ये नाम देखो थोड़ा अलग ही है, मुरुम्बिजी, ठीक है, मुरुम्बिजी। यहाँ पे आपको मुरुम्बिजी दिखेगा, इस मैप में तो नहीं है वैसे, ठीक है, ठीक है, मुरुम्बिजी वो छोड़ दो, ठीक है, मुरुम्बिजी को छोड़ दो, इस मैप में नहीं दिख रही वैसे। और दूसरी जो रिवर है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है, अभी ये रिवर का इतना भी कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, जिसका नाम है डार्लिंग रिवर, ठीक है, मुर्रे डार्लिंग, क्योंकि ये सॉरी मुर्रे रिवर पहले मैं दिखा देता हूं। तो ये मुर्रे रिवर जो है वो इस तरीके से फ्लो करते हुए आती है और ये आगे बढ़ते हुए इस तरीके से जाती है, ठीक, वेट बेटा गलत कर दिया मैंने, मुर्रे यहाँ पे, ये है मुर्रे रिवर, ये इस तरीके से फ्लो करते हुए आगे बढ़ते हुए ये इस तरीके से फ्लो करती है, जिसे हम लोग मुर्रे रिवर कह रहे हैं। उसी की अपोजिट और एक रिवर है, जैसे मैंने कहा कि उसके साथ साथ और एक रिवर यहां से मर्ज होती है, जिसे हम लोग कहते हैं डार्लिंग रिवर, ठीक है। तो ये डार्लिंग रिवर का फ्लो ऐसा नहीं है एक्चुअली, है ये डार्लिंग रिवर का फ्लो इस तरीके से, और ये अल्टीमेटली मर्ज होती है इस बड़े मुर्रे रिवर के साथ। तो डार्लिंग रिवर जो है वो है मुर्रे रिवर की ट्रिब्यूटरी, उपनदी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो मुर्रे रिवर तो यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है और डार्लिंग रिवर इस तरीके से आ रही है और आगे जाके मुर्रे रिवर के साथ मर्ज हो रही है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, ये आपको याद रखना ही है। तो दो रिवर के नाम याद रख लो, एक है मुर्रे रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, और दूसरी है डार्लिंग रिवर। उसके अलावा बहुत सारे रिवर है, बट उनके नाम आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी चले जाएगा। जैसे कि ये भी कुछ याद रहा तो भी ठीक है, नहीं रहा तो भी चले। देन लाचलन रिवर है, वरेगो है, सेपिक रिवर है, ये पपुआ न्यू गिनी में आता है। पपुआ न्यू गिनिया मतलब जो इसके ऊपर का जो हाफ कंट्री था ना, एक छोटा कंट्री था जो डिवाइडेड था एशिया और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ओशियानिया में, तो वो वाले कंट्री में ये सबसे बड़ी रिवर है, दैट इज सेपिक रिवर, ठीक है। उसके अलावा फ्लाई रिवर भी है जो पपुआ न्यू गिनिया में आती है। बट बाकी जैसे मैंने कहा आपको याद रहा तो भी ठीक है, नहीं रहा बट एटलीस्ट आपको ये दो रिवर याद रखनी है, एक है मुर्रे एंड सेकंड है डार्लिंग। तो ये दोनों रिवर आपको याद रखनी है, किसी भी हालत में याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये था मैप ओशियानिया का विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्स। फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंट पिक्स ऑफ ओशियानिया। ओशियानिया की पीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पढ़ा था कि द हाईएस्ट पीक ऑफ ओशियानिया इज माउंट कॉस्किस्को, ठीक है, माउंट कॉस्किस्को ये सबसे हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके अलावा फिर कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स है, जैसे कि माउंट टाउनसेंड, उसके अलावा माउंट वाइनाम, ठीक है, और उसके अलावा राम्स हेड। तो ये अलग अलग ऐसे पीक्स है जो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, बट बाकी याद रहे ना रहे, बट आपको ये सबसे हाईएस्ट जो पीक होता है हर कॉन्टिनेंट का, वो याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे हाईएस्ट पीक कभी भी याद रखना है सभी कॉन्टिनेंट का, वो है माउंट कॉस्किस्को जो ओशियाना का हाईएस्ट पीक है। यहां पे देखो, जैसे हम लोग क्लास लेक्चर में भी पढ़े थे कि लेक्स के बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है, उसी तरीके से यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक है ऑस्ट्रेलिया का, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो ओशियन का भी सबसे हाईएस्ट है, उसे कहा जाता है लेक एरी, ठीक है। सो लेक एरी आप देखोगे तो यहां पे, ठीक है, तो लेक एरी जो है वो यहां पे आपको दिखेगा, विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ ओशियानिया, जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री में आता है, ठीक है, क्लियर, ऑस्ट्रेलिया कंट्री में आ रहा है, हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया का। मैप है ना, हाँ ये मैप ही है। अर्जु, आपका क्वेश्चन नहीं मैं समझ पाया हूं, आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, बाकियों को विजिबल हो रहा है सभी को आई गेस। अच्छा आपको विजिबल नहीं हो रहा था ना, ओके ओके, वेट अ मिनट, मैं इसको जूम करके बता सकता हूँ, ठीक है, शायद अभी क्वाइट क्लियर होगा इसका, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि जो हमने पढ़ा था जैसे रिवर वगैरह के बारे में, कि मुर्रे रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, डार्लिंग रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो देखिए कि ये है मुर्रे रिवर, ठीक है, रिवर के बारे में अगर देखना है तो मुर्रे रिवर जो ऑस्ट्रेलिया उसके साउथ की तरफ है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। वैसे देखा जाए तो ये मुर्रे रिवर ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, जो यहां से ओरिजिनेट करती है और इस तरीके से मर्ज होती है, क्लियर, बाद में, और यहां से एक डार्लिंग रिवर निकलती है और ये रिवर अल्टीमेटली कहां पे मर्ज होती है, मुर्रे रिवर में मर्ज होती है। तो डार्लिंग रिवर जो मैं कह रहा हूं, जो हमने इसके पहले पढ़ा था, तो डार्लिंग रिवर इज अ
ट्रिब्यूटरी ऑफ मुर्रे, ट्रिब्यूटरी मतलब उपनदी। तो यहाँ पे मुर्रे रिवर में डार्लिंग रिवर मर्ज हो रही है, इसी के कारण डार्लिंग रिवर को मुर्रे रिवर की उपनदी या फिर जिसे ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अभी हम लोग जो कुछ पढ़ रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हाईएस्ट माउंटेन, तो वो हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट कॉस्किस्को। ठीक है, माउंट कॉस्किस्को ये सबसे हाईएस्ट पीक है, ये याद कर लो। हाईएस्ट पीक मतलब माउंटेन रेंज बहुत बड़ी हो सकती है, बट उनमें से सबसे हाईएस्ट जो पीक होता है उसे हम लोग पीक कहते हैं, तो वो है माउंट कॉस्किस्को। ठीक है, उसके अलावा और एक क्या बताया था मैंने? लेक आयरी। ठीक है, लेक आयरी। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे लेक्स होते हैं, तो उनमें से एक है लेक आयरी। और लेक आयरी कहां पे आता है? तो लेक आयरी का जो लोकेशन है मैप के ऊपर वो वहां यहां पे, वो भी साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये लेक आयरी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर मैं बताता हूं, तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डेजर्ट्स भी है। अभी सामने जाके मैं डेजर्ट्स के स्लाइड होगी, बट ये इतना बड़ा कंट्री है, जैसे हमने कल देखा था कि सबसे बड़ी जो कंट्री है वो रशिया है, फिर उसके बाद कनाडा सबसे बड़ी है, थर्ड हाई लार्जेस्ट जो कुछ है वो चाइना है, फिर उसके बाद आता है फोर्थ पे यूएसए, फिफ्थ पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, सिक्स्थ पे आता है ब्राजील, और उसके बाद आता है सेवन पे इंडिया। तो इंडिया सातवीं सबसे बड़ी कंट्री है, तो अभी ये फिफ्थ नंबर पे आती है। ठीक है, ब्राजील के पहले, तो ब्राजील तो छठवें पे है, तो ये फिफ्थ पे है। तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की ऑस्ट्रेलिया। बट एक बात यहां पे आपको समझना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया का मेजर जो पार्ट है ना, वो आपका डेजर्ट से ही बना हुआ है। मतलब इस कंट्री का डेजर्ट मतलब आधे से आधा पार्ट ले लो, आधा पार्ट ये डेजर्ट से घिरा पड़ा है। तो मेजर लोग जो रह रहे हैं ना वो इस एरियाज में रह रहे हैं। ठीक है, यहां पे इस एरियाज में रह रहे हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ऐसा एरियाज है जहां पे जो कंडीसिव एनवायरनमेंट हम लोग कहते हैं। मतलब फिर आपको जो भी कुछ बिजनेसेस वगैरह करने हैं, आपका इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उसके साथ साथ आपको जो एग्रीकल्चर वगैरह एक्टिविटीज करनी है, तो मैक्सिमम लोग यहीं पे रह रहे हैं, क्योंकि मेजर रिवर्स वगैरह इसी एरिया में देखने के लिए मिल रहे हैं। बट ये जो एरिया वो मोस्टली इनहेबिटेड है, मतलब वहां पे लोग कम ही रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जो डेजर्ट्स है ना, ये बड़ा डेजर्ट है वैसे, तो इनको भी डिवाइड करा गया है डिफरेंट डेजर्ट्स में। अभी मैप है तो मैं डेजर्ट्स के नाम मैं आपको बता देता हूं सो दैट कि आपको याद रहे। तो ये मेजरली पूरा एरिया डेजर्ट का है। तो जो इंपॉर्टेंट ऐसे डेजर्ट्स है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको एक डेजर्ट दिखेगा जिसका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। क्या नाम है इसका? सैंडी डेजर्ट, याद रख लो, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट ये एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। उसका ही सेकंड इंपॉर्टेंट इसके साउथ में और एक डेजर्ट है, इसको कहा जाता है गिब्सन डेजर्ट। ठीक है, मैं नाम यहां पे लिख रहा हूं, गिब्सन। तो ये गिब्सन डेजर्ट है। ठीक है, ये बड़ा फेमस डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। ठीक है, ये विक्टोरियन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। सबके पहले ग्रेट वर्ड लगा हुआ है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ऐसे डेजर्ट्स हैं जो आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, कौन से तीन इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं? एक है ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आ रहा है, थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। देन गिब्सन डेजर्ट जो इसी सैंडी डेजर्ट के साउथ में है, और या फिर मिड में भी है, और उसके साउथ में आपका आता है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। तो इस तरीके से तीन इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जिनके नाम याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया। और ये इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए कि ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहां पे है। ठीक है, विक्टोरिया लेक हमने पढ़ा था। विक्टोरिया लेक सबसे बड़ा जो लेक है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमने पढ़ा था, बट वो लेक था, ये क्या है? डेजर्ट है। तो कंफ्यूज मत होना सिर्फ नाम में। ये ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है जो आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, देन गिब्सन डेजर्ट एंड ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट के नाम याद रख लो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये आयरी जो आपका एक सबसे लार्जेस्ट लेक है वो याद रख लेना। और दो इंपॉर्टेंट रिवर मतलब कौन सी? एक तो डार्लिंग रिवर है और दूसरी है मुर्रे रिवर। ठीक है, तो ये दो रिवर के नाम याद रख लो, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो रहा है? सभी को क्लियर हो रहा है नहीं? डाउट है किसी को? ऑनलाइन वैसे आप ना डायरेक्ट पूछते चलिए, ऐसे एकदम से डेड होके नहीं सुनना है सिर्फ कि नहीं सर पढ़ाते जा रहे हैं आप सुनते जा रहे हो, ये हमारा प्रवचन नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, कैसे रखना है, ये सब कुछ चीजें मैं बता रहा हूं सो दैट कि आपकी एग्जाम निकल पाए। ठीक है, चलिए क्लियर? ओके, चलो देखो आगे। नाउ ग्रेट बैरियर रीफ, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना कि जो यूनिक होती है सभी तरफ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में मैं पहले बता देता हूं कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है।
ठीक है। अब ये बैरियर रीफ क्या होता है वो समझना बड़ा जरूरी है, तो उसके लिए मैं ना एक पहले आपको मैं बेसिक बताता हूं जो यहाँ पे आपको समझना जरूरी रहेगा। कैसे है ना कि हमारा ओशन तो बड़ा ही वास्ट है। अगर मान के चलो ये लैंड है इस तरीके से और ये ओशन पार्ट है, ठीक है, ये पानी है। तो हमारे अर्थ के ऊपर हमें पता है कि कहीं पे आपको ओशंस देखने के लिए मिलेंगे, कहीं पे आपको लैंड एरिया देखने के लिए मिलेंगे जिसको हम लोग कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। तो होता क्या है ना कि इस ओशन में ना इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का होना मतलब क्या, जो लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स है इनका अलग अलग स्पेसीज में प्रेजेंट होना, ठीक है। तो इतने ज्यादा स्पेसीज है कि ये एक प्रकार से ना एक ब्लैक बॉक्स जैसे है हमारा ओशन, ठीक है। तो उनमें एक इंपॉर्टेंट ऐसा एक एनिमल रहता है जिसे हम लोग कहते हैं कोराल, जिसे हम लोग कहते हैं कोराल, ठीक है। तो कोराल क्या होता है, तो बेसिकली ऐसे समझिए कि कोराल इस तरीके से आपको दिखेगा, जो पानी में दिखेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से इसका शेप होता है, ठीक है। तो ये शायद आपको इस तरीके से दिख सकता है कहीं पे पानी के ऊपर, पानी के बेस पे कहीं पे, ठीक है, ऐसे बना पड़ा रहेगा, क्लियर। तो इसका नाम क्या है, दिस इज एनिमल। सबसे पहले तो याद रखिए कि कोराल नाम का कोई तो एनिमल है। और हमने वो देखा है ना कि जो भी हमारे ओशियानिक या फिर सी वाले जो कुछ एनिमल्स होते हैं तो उनको ना शेल होता है। शेल समझ में आ रहा है आपको, जैसे कि आपको क्या एग्जांपल दूं, हमारे स्नेल, अच्छा स्नेल सबसे बेस्ट है। स्नेल देखा होगा आपने, ठीक है। स्नेल अभी बारिश वगैरह में निकलती है तो हमने देखा ना कि उसके पीठ के ऊपर इस तरीके से कुछ तो शंख जैसा कुछ तो रहता है, करेक्ट। और ये यहां से वो कीड़े टाइप जो होता है वो चलते रहता है ऐसा, करेक्ट। तो उसके पीठ के ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना होता है, क्लियर, बड़ा वाला। या फिर आपने अगर रिवर्स में गए, रिवर्स के किनारे गए, या फिर आप अगर मान लो ओशन की तरफ सी में गए या फिर कोस्टल एरिया में चले गए, गोवा ले लो, मुंबई ले लो, तो हम लोग वो शी शेल्स लेके आते हैं ना, शी शेल्स। तो ये शी शेल्स जो होते हैं ना, शी शेल्स जो होते हैं वो होते क्या है बेसिकली, ये शी शेल्स जो होते हैं ना वो बने होते हैं कैल्शियम से, ठीक है। कैल्शियम से, जैसे हमारी हड्डियां बनी होती है हमारे शरीर की, कैल्शियम से, उससे ही ये बना होता है। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो शी शेल होता है ना, जो स्नेल जैसे एनिमल के ऊपर हमने देखा हुआ है, ऐसे ही पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना उनका बॉडी ना बड़ा ही एकदम फ्रेजाइल होता है। बॉडी मतलब जैसे हमारे लैंड वाले एनिमल है एकदम तगड़े, या फिर हम लोग कहेंगे कि बड़े स्ट्रॉन्ग एनिमल है लैंड के ऊपर के, तो वैसे एनिमल आपके पानी के अंदर ओशन के नहीं होते। तो उनको कुछ तो प्रोटेक्शन डेवलप हुआ है इवोल्यूशन के थ्रू, जिस प्रोटेक्शन में वो रहते हैं, जैसे कि ये सी शेल हो गया। हमने ये भी देखा कि स्नेल कभी कभी आगे तो बढ़ती है बट कभी कभी वो उस शेल में अंदर चली जाती है जब भी उसको कोई डेंजर महसूस होता है, करेक्ट। तो उसका वो प्रोटेक्टिव गियर है एक प्रकार से, मतलब प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ। बट ये किससे बना होता है, जैसे मैंने कहा कैल्शियम से बना होता है। तो ये जो कुछ कोरल है ये भी एनिमल जो है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरीके से, ये भी किससे बना हुआ है, ये भी कैल्शियम से ही बना होता है, ठीक है, क्लियर। ये यहां तक समझ में आ गया होगा आपकी कि कोरल क्या है। कोरल एक प्रकार से मरीन एनिमल है जो जमीन के ऊपर, मतलब ये जो कुछ आपका ग्राउंड फ्लोर होता है, मतलब कि ओशानिक फ्लोर, अच्छा इसको क्या कहा जाता है, ओशानिक फ्लोर, मतलब ये जमीन, पानी के अंदर की जो जमीन है उसको ओशानिक फ्लोर कहा जाता है। तो इसी ओशानिक फ्लोर के ऊपर ये क्या करते हैं, इस तरीके से स्टैंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पता है कि भाई एनिमल्स जो है वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे कि हम लोग है। खुद का खाना खुद बनाना मतलब घर में नहीं बोल रहा हूं, कुकिंग नहीं, कुकिंग करना नहीं। जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स खुद का खाना खुद बना रहे, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो खुद ही नेचुरल के जो कुछ नेचर के कुछ जो एलिमेंट्स है, जैसे कि सनलाइट है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसके अंदर रिएक्शन होकर उनका जो फूड है वो खुद बना देते हैं। वी एनिमल्स एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दीज प्लांट्स। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो प्लांट है इनका ही कहीं ना कहीं से मान लो कि सब्जी बना ली, कुछ बना लिया, तो हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब हम लोग खुद का खाना, खुद का फूड खुद नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऑटोट्रॉफ नहीं है, जिसे ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाले, करेक्ट। हम लोग हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरो मतलब क्या, दूसरे के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो कोरल है वो भी तो एनिमल है। इसका मतलब क्या है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड। तो अभी फिर ये भाई फूड कहां से लाएगा, इसका ज्यादा मोशन नहीं हो सकता इधर उधर। जिस तरीके से फिशेस वगैरह होती है वो कैसे दूर दूर तैर के जाती है, तो ये कोराल ज्यादा मूव नहीं कर सकता, करेक्ट। तो इसको जमीन के पास जमीन का सपोर्ट लेके ही रहना पड़ता है। तो भैया ये जो कोराल्स है ये क्या करते हैं ना, ये डील करते हैं एक प्रकार से। डीलिंग क्या है, समझिए कि ये क्या कहते हैं कि भाई देखो कोई तो ऐसा जो हम लोग कहते हैं ना कि अलगी,
अलगी आपने सुना होगा, या फिर हमने पानी में जो ग्रीन ग्रीन कलर का एक ये बनता है, करेक्ट, एक लेयर बनता है, तो इट इज नथिंग बट द अलगी। ठीक है, अलगी क्या है? अलगी तो आपका वेजिटेशन है, मतलब वो तो प्लांट है। ठीक है, प्लांट नहीं कह सकते एग्जैक्टली, क्योंकि अलगी अलग कैटेगराइजेशन होता है उसका साइंस के हिसाब से, बट अलगी एक प्रकार से प्लांट है जो खुद का खाना खुद बना सकता है। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या करता है, ये भी बड़ी फ्रेजाइल होती है, मतलब इसको भी कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं ना, एक डील होती है। डील क्या होती है कि जो हमारा कोरल है, जिसको फूड की रिक्वायरमेंट है, वो अलगी को क्या देता है? सपोर्ट देता है। ठीक है, अलगी को देता है सपोर्ट। तो ये जो अलगी है, इसी कोरल के ऊपर ना सपोर्ट लेके बस जाती है। ठीक है, अलगी क्या कर रही है, उस कोरल के ऊपर उसका सहारा लेते हुए, उसका हम लोग कहेंगे सपोर्ट लेते हुए उसके ऊपर बस जाती है। तो उसको सपोर्ट मिल रहा है, किसको? अलगी को मिल रहा है सपोर्ट। अलगी को मिल रहा है सपोर्ट, और एट द सेम टाइम अलगी की क्षमता क्या है? अलगी खुद का फूड खुद बना सकती है, करेक्ट? तो फिर ये जो फूड है, ये मिल रहा है इस कोरल को, जो खुद का फूड खुद नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों को म्यूचुअली बेनिफिटेड ऐसा एक डील मिल गया। कैसे डील मिला? कोरल जो एनिमल है वो किसको सपोर्ट कर रहा है? अलगी को सपोर्ट कर रहा है, जो एकदम ही बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, इससे भी ज्यादा फ्रेजाइल है। ये भी तो फ्रेजाइल है वैसे, बट इससे भी ज्यादा फ्रेजाइल है। तो ये तो पानी के साथ इधर उधर कहीं पे भी चली जाएगी, करेक्ट? तो इसको अलगी को क्या मिला? सपोर्ट मिला। अलगी को सपोर्ट मिला, और सपोर्ट जो मिला है अलगी को, तो उसके कारण वो जो फूड प्रोड्यूस कर रही है अलगी, वो किसको मिला? फिर वो मिला कोरल्स को। तो इसका मतलब क्या है? टू वे बेनिफिट वहां पे मिल रहा है, मतलब कोरल को फूड मिल रहा है और अलगी को सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरीके का जो रिलेशन होता है, इसे कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में, मतलब एनवायरमेंट की लैंग्वेज में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, याद रखना, सिम्बायोटिक मतलब होता है दोनों एक दूसरे को बेनिफिशियल रहना। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन अलगी एंड कोरल, उसकी वजह से इन दोनों का सर्वाइवल चल रहा है। इन दोनों का सर्वाइवल चल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, ये ध्यान से देखो। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक फूड के लिए डिपेंडेंट है, एक दूसरा सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है। तो ये दोनों का जो कुछ एक लाइफ चल रहा है, ये एक दूसरे के भरोसे चल रहा है। बट एक बात समझिए, इनमें से कोई एक भी अगर निकल जाता है ना, एक भी अगर निकल जाता है, तो दूसरे की भी डेथ होनी है। क्यों होनी है? अगर मान लो कोरल नहीं रहा, कोरल नहीं रहा, तो अलगी की भी डेथ होनी है, क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं है। या फिर अलगी नहीं रही तो कोरल को भी खाना नहीं मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं फूड नहीं मिलेगा, तो कोरल की भी डेथ होनी है। तो होता क्या है ना, कि हमारे नेचर में कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है, जैसे कि मरीन पोल्यूशन भी हो रहा है, मतलब कि अभी ओशन वगैरह का भी पोल्यूशन हो रहा है। हमने देखा कि कितने बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स है, वो क्या होते हैं, मतलब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से ऑयल स्पिल हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कुछ ऐसे फ्रेजाइल जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ना, वो सबसे पहले मर जाते हैं, करेक्ट? तो होता क्या है कभी कभी, कि बिकॉज ऑफ सम पोल्यूशन या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है, तो ये जो कुछ अलगी है ना, उनकी डेथ होती जा रही है। तो अलगी की अगर डेथ होगी, तो मैंने कहा ना कि एक अगर मर जाएगा तो दूसरा भी मरने ही वाला है। तो एक अगर मर रहा है, मतलब कौन? अलगी मर गई, तो कौन मरेगा? फिर कोरल भी मरेगा, कोरल भी मरेगा। तो जब कोरल मर जाता है, तो क्या होता है, उसका जो कुछ आउटर स्ट्रक्चर है, जो कैल्शियम से बना था, याद है मैंने कहा था कैल्शियम से बना हुआ है। एनिमल का जो स्ट्रक्चर होता है, यूजुअली मरीन एनिमल का, वो कैल्शियम से बना होता है। तो ये जो कुछ स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग हमारे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि स्केलेटन, कंकाल, यही कंकाल ना जमीन के ऊपर इस तरीके से बिछ जाता है, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे अगर कोरल्स मर गए, तो इनके जो कुछ कैल्शियम वाले जो शेल्स है ना, वो इस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक माउंड बनाते हुए चलते हैं। माउंड मतलब होता है एक प्रकार से, जैसे हम लोग कचरा डालते तो पहले इतना रहेगा, दूसरा कचरा डालेंगे तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से टेकड़ी बन जा रही हो, ठीक है, छोटा सा, करेक्ट, माउंड। तो ये माउंड बनते चलेगा। बट ये अगर बढ़ते बनते गया और डेथ होती गई, नए नए कोरल्स की डेथ होती गई, उसका शेल जो है वो उसके ऊपर क्या होते गया, स्टोर होते गया इस तरीके से। तो अल्टीमेटली ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना पूरा स्ट्रक्चर पानी के बाहर आ जाता है। क्या हो रहा है, यहाँ पे कोरल्स की डेथ हो रही है, कोरल का शेल जो है वो जमीन के ऊपर पीछे जा रहा है, और डेथ होते होते ये ऊपर आते जा रहे हैं, करेक्ट? तो अभी आपको क्या दिखेगा, आप यहाँ पे खड़े हो और आपको यहां से जब ऑब्जर्व करते हो तो इसके बीच में पानी दिख रहा है, इसके बीच में पानी दिख रहा है, मतलब ये जो कुछ पार्ट है जो पानी के बाहर आया हुआ है,
पानी के बाहर आया हुआ है, ये एक प्रकार से आइलैंड है। ये क्या है? एक प्रकार से आइलैंड जैसा विजिबल होता है। क्लियर? क्योंकि पानी अगर किसी भी लैंड एरिया को चारों तरफ से घेरे हुए है, आप बोलोगे सर ये लैंड तो नहीं है, बट वो कैल्शियम वगैरह क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जब पाउडर बन जाता है तो वो एक प्रकार से मिट्टी जैसे दिखना स्टार्ट हो जाता है। और ये जब बनते जाता है इस तरीके से मरते जाते हैं कोरल्स और डिपॉजिट होते जाते हैं स्केलेटन, मरते जाते हैं डिपॉजिट होते जाते हैं स्केलेटन, और ये धीरे 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 पानी के बाहर आते हैं, जो फिर एक आइलैंड के स्वरूप में हमें विजिबल होता है। ठीक है? तो वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो इस तरीके से बने हुए हैं, और सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है? लास्ट टाइम हमने देखा था ना, वो मालदीव ने हमारे साथ कुछ तो कर दिया था गड़बड़। मालदीव जो इंडिया के साइड में एक कंट्री है, उन्होंने हमारे साथ थोड़ा पंगा ले लिया था हमारे भाषा में। ठीक है? तो उसके कारण हमने बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चला था पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, भाई मालदीव जाओ मत। ठीक है? तो मालदीव नहीं जाना है तो फिर क्या हुआ, कुछ तो उनको ऑप्शन देना पड़ेगा हमारे लोगों को, क्योंकि हमारे लोग तो जाना चाहते हैं वहां पे घूमने के लिए। तो उनको ऑप्शन देने के लिए फिर मोदी जी गए थे लक्षद्वीप। उन्होंने बोला कि वहां मत जाओ, उसी तरीके के बीचेस हमारे यहाँ पे भी प्रेजेंट है, वही आइलैंड हमारे यहाँ पे भी है, और वो आइलैंड कौन से? लक्षद्वीप आइलैंड है। तो आपने शायद वो भी फोटो देखा होगा कि मोदी जी लक्षद्वीप आइलैंड पे घूम रहे और एक संदेश दे रहे, एक प्रकार से बता रहे कि भाई आपको मालदीव जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास भी है। क्यों? दूसरे ऐसे कंट्री के तरफ जो हम लोग जा रहे हैं, जो कंट्री हमारी सुनता नहीं है, फिर हमारे साथ पंगे लेते रहता है। करेक्ट? तो छोटा सा तो वैसे कंट्री है, बट उसकी जरूरत बहुत ज्यादा हुई थी कि हमारे साथ उन्होंने पंगा ले लिया। तो फिर मालदीव में हम लोग ने थोड़ा टाइम बॉयकॉट किया, तो ये दिया। तो बेसिकली आप जब लक्षद्वीप जाओगे ना, तो अच्छा वन मोर थिंग, ये जो कुछ आइलैंड होते हैं ना, ये बड़े ही ब्यूटीफुल आइलैंड होते हैं, याद रखो। ये दिखने के लिए ना बड़ी ब्यूटीफुल आइलैंड होते हैं। आप मतलब मेस्मराइजिंग, आप जाओगे तो एकदम ग्रीन वाटर, क्लीन वाटर, तो यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा एकदम। तो जो भी आप देखते हो ना एकदम से मस्त लोग जा रहे हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड वाले जो हमारे लोग जाते हैं, सब एक्टर एक्ट्रेस वगैरह, ठीक है, वहां पे घूमने के लिए, तो वो जो कुछ फोटोशूट वगैरह आपने देखे होंगे, शायद से यूजुअली फोटो वगैरह डालते, तो वो वाले जो आइलैंड्स होते हैं ना, वो आइलैंड्स एक्चुअली कोरल आइलैंड्स होते हैं, बड़े ही सुंदर होते हैं, एकदम क्लीन वाटर के। करेक्ट? तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छे हैं, टूरिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से हॉटस्पॉट है। लोग ज्यादातर ऐसी तरीके से जो आइलैंड वगैरह है वहां पे घूमना पसंद करते हैं। ठीक है? तो ये इंडिया में जो आइलैंड ग्रुप है जिसे कहा जाता है लक्षद्वीप आइलैंड, ये इसी तरीके से बना हुआ है। ये याद रखिए कि ये इंडिया में है या नहीं है। तो ये जो आइलैंड है, ये बने कैसे थे? ये बने हैं, जो कोराल था, कोराल का डेथ हुआ था, उसका स्केलेटन इसके ऊपर बनते जा रहा है, मतलब एक 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 उसके ऊपर जा रहा है, और धीरे धीरे बाहर आया है। इसीलिए इस तरीके का जो आइलैंड होता है उसको ही हम लोग कहते हैं कोराल आइलैंड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोराल आइलैंड। और ये आइलैंड इस तरीके से बनते हैं। ठीक है? क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं था, इसके बेसिक मैंने आपको थोड़ा समझाया कि कोराल आइलैंड एग्जैक्ट बनते कैसे हैं। कोराल्स आर नथिंग बट एनिमल्स। ये कोराल्स क्या है? एनिमल्स हैं। वो तब तक जिंदा रह सकते हैं जब तक उसका इस अलगी के साथ एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है, जिसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर मान के चलो उनमें से अलगी की डेथ हो जाती है, तो अल्टीमेटली कोराल की भी डेथ होती है, क्योंकि उसका फूड सोर्स जो है वो कट हो जाता है। अगर फूड ही नहीं मिलेगा तो मरना ही है। और ये जो कुछ हमारे कोराल्स है, ये बने होते हैं कैल्शियम से। उनका जो आउटर स्केल जो होता है ना, वो बना होता है कैल्शियम से। तो ये जो कुछ डेथ आप होती है कोरल्स की, तो उसका ही जो स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर इस तरीके से बीचता हुआ चलता है, और वो अल्टीमेटली पानी के बाहर आता है और एक आइलैंड बनता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं कोरल आइलैंड। ठीक है? तो ये बड़ा ही आसान शब्दों में मैंने कोरल आइलैंड समझाने की कोशिश की। अभी हम लोग बाकी समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अभी देखो, ये आपको अगर समझ में आ गया है, तो हम लोग समझ रहे थे कि आ गया ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। अब ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है कि ऐसे जो आइलैंड है ना, ये वर्ल्ड में सभी तरफ नहीं है। जैसे कि हमारे तरफ इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड था, तो लक्षद्वीप आइलैंड है, तो वैसे वर्ल्ड में सभी तरफ आपको कोरल आइलैंड इतने प्रोमिनेंट वे में दिखेंगे ऐसा नहीं है। ठीक है? बट वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा कोई पे कोरल आइलैंड बना होगा ना, वो है एक्चुअली इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में, वेट मिनट, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का ये जो मैप है, इस रीजन में इस तरीके का आइलैंड ग्रुप है, जिसे कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ।
ये कोरल आइलैंड होते हैं। कोरल आइलैंड आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ होती है तो उनका जो स्केलेटन होता है उसका ही एक के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनते जाता है तो उसको हम लोग कोरल आइलैंड कहते हैं। और ऐसा ही कोरल आइलैंड एक्चुअली बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट की तरफ, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये याद रखना है क्योंकि ये बड़ा ही यूनिक फीचर है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल आइलैंड है, याद रहेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लोकेशन कहां पे इसकी, लोकेशन अगर मैप के हिसाब से देखा जाए लाइज इन द पैसिफिक ओशन। अच्छा, इधर वाला जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। हमने जो ओशन के बारे में जाना था, सॉरी ओशन के बारे में हम लोग जानेंगे सामने आगे, बट ये पैसिफिक ओशन है, याद रख लो। ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड। अच्छा, यहाँ पे इनका एक स्टेट है नेम क्वींसलैंड, उसका नाम है क्वींसलैंड। तो इस क्वींसलैंड के ये नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट होता है ये डायरेक्शन। आपको अगर डायरेक्शन का सेंस नहीं तो मैं बता देता हूं, देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सॉरी ये वेस्ट और ये ईस्ट होता है, ठीक है, 4 डायरेक्शन। ये तो हमारी कार्डिनल डायरेक्शन है। और ये जो कुछ डायरेक्शन होती है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन इसे हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में इसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो अभी बेसिकली ये जो आइलैंड है ये इस डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन द कोरल सी। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट कोरल सिस्टम, ये याद रखो। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कोरल सिस्टम इन द वर्ल्ड, और बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना ये, ठीक है। इसका साइज क्या है, साइज अगर देखा जाए तो इसकी जो लेंथ है वही 2000 किलोमीटर की है। आप देख पा रहे हो, मैंने कहा कि यहां से लेके यहां तक है, और ये जो लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ जो है वो अबाउट 2000 किलोमीटर की है। कितनी है, तो 2000 किलोमीटर की है। इट हैज एन एरिया ऑफ 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये फैक्ट याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बट ये फैक्ट याद रखो जहां पे मैंने येलो कलर से करे हुए, जो भी येलो कलर से यहाँ पे मेंशन है वो सब कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरिया सिर्फ समझने के लिए कितना बड़ा हो सकता है कोरल आइलैंड। इट इज कंपोज ऑफ ओवर 2500, मतलब 2500 इंडिविजुअल रीफ्स, मतलब छोटे छोटे जो रीफ्स है। अच्छा, जो आइलैंड हमने कहा ना कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड इसको ही और एक नाम है जिसे हम लोग कहते हैं रीफ, ठीक है। तो कोरल आइलैंड जो हम लोग कहा कि एक स्ट्रक्चर हो सकता है, वैसे ही ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग रीफ कह रहे हैं कोरल आइलैंड का, ऐसे ही इतने रीफ्स कितने हैं वहां पे, तो ग्रेट बैरियर रीफ में 2500 इंडिविजुअल क्या है वहां पे रिप्स है ऑफ वेरिंग साइजेस एंड शेप। तो उसके जो साइज है छोटे छोटे अलग अलग है, ठीक है। एंड ओवर 900 आइलैंड्स, तो उनका ही अगर ग्रुप करते हैं इन्हीं रिप्स का तो उससे एक कंप्लीट आइलैंड बनता है जो है अबाउट 900 आइलैंड्स का ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली रिप्स क्या है, रिप्स मतलब वही कोरल्स हैं, बट ये रिप्स एक्चुअली ग्रुप में भी हो सकते हैं। तो अगर 3-4 रिप्स एक ग्रुप में तो उसका एक आइलैंड बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2500 इंडिविजुअल रिप्स है, इसका मतलब 2500 आपके आइलैंड बन गए। तो 4-5 अगर रिप्स एक साथ है तो उसका एक कंबाइंड आइलैंड बनेगा। तो ऐसे टोटल आइलैंड वहां पे बनते हैं 900 आइलैंड। तो एक अकेले ग्रेट बैरियर रीफ में 900 आइलैंड है, करेक्ट। और हमने वही देखा था कि कितने आइलैंड है, इट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट ऑफ आइलैंड, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, ओशियानी को कॉन्टिनेंट ऑफ आइलैंड कहा जाता है। इट वॉज डिजिग्नेटेड एज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा गया है यूनेस्को का। अभी हेरिटेज साइट मतलब क्या, हेरिटेज मतलब क्या, जो पुराना है, बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका एक इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो ताजमहल, ताजमहल में इतने ज्यादा लोग घूमने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, तो उसको ना वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का रिकॉग्निशन मिल जाता है। या फिर अगर महाराष्ट्र में हम लोग देखा जाए तो आपने सुना होगा शायद अजंता इल्लोरा केव्स है, या फिर वेरूर करके एक है, ठीक है, जिसको कैलाश टेम्पल भी कहा जाता है। या फिर आप अगर मुंबई गए होंगे तो मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, तो ये सभी जो है वो हिस्टोरिकल उनका इंपॉर्टेंस है, जिनको हम लोग हेरिटेज स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऐसे हेरिटेज स्ट्रक्चर को ये रिकॉग्निशन देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग कहते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, वो एक्चुअली रिकॉग्नाइज करती है। तो इसको मतलब कोरल आइलैंड जो है ग्रेट बैरियर रीफ को स्टेटस मिला हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, ठीक है। बायोडायवर्सिटी अगर देखना है, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई ओशन जो है ना वो बायोडायवर्सिटी वाइज बड़े ही ज्यादा होते हैं, मतलब उनमें बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। तो बायोडायवर्सिटी अगर वाइज देखा जाए तो इट इज एस्टिमेटेड दैट द रीफ इज होम टू अराउंड
1500 मतलब 1500 स्पेसीज। तो अकेले इस ग्रेट बैरियर रीफ में 1500 स्पेसीज के अलग अलग फिश हैं, इतने ज्यादा फिश है वहां पे, करेक्ट। एंड अराउंड 600 डिफरेंट कोरल स्पेसीज। तो मतलब कोरल जो होते हैं ना, उनके भी स्पेसीज होते हैं, अलग अलग टाइप के कोरल्स होते हैं। जो कोरल्स हमने पढ़ा था सबसे पहले कि उनके स्ट्रक्चर की वजह से क्या बन रहा है, कोरल आइलैंड बन रहा है। तो उनके ही कितने टाइप्स हैं, 600 टाइप्स है। और स्पेसीज कितने हैं फिशेस के, तो टोटल 1500 स्पेसीज है। तो इस तरीके से ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपको जानना जरूरी है। इन जनरल आपको इतना याद रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है, तो वो है एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया कंट्री का पार्ट है। बट कॉन्टिनेंट वाइज अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आता है ओशियानिया में, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ याद रख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा फीचर है। कैसे बना हुआ है, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा सबसे पहले, वो बना हुआ है आपका कोरल के फॉर्मेशन से, ठीक है। तो कोरल जो एनिमल्स है उनका ही स्ट्रक्चर जब माउंट तैयार कर लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं कोरल आइलैंड्स, ठीक है। क्लियर यहां तक। अभी लास्ट जो हमारा बचा हुआ है, वो है अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका बचा हुआ है। फिर उसके बाद एक्चुअली क्या है, अंटार्कटिका के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो वेट ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। बट फिलहाल जैसे मैंने कहा कि आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रहेगा, मैं पहले तो अंटार्कटिका ओवर कर देता हूं, फिर हम लोग ओशन की जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ओशन के बारे में पढ़ना भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले अंटार्कटिका क्या है। आ गया हमारा अबाउट अंटार्कटिका, ठीक है। सो अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जैसे हमने देखा था हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, तो उसमें से 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो अंटार्कटिका है। तो बाकी उसका एरिया कितना है, 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है करके। इट इज सिचुएटेड एंटायरली विद इन द अंटार्कटिक सर्कल। ये अंटार्कटिक सर्कल मैंने समझाया था आपको, याद है, 66.5 डिग्री साउथ, वहां पे एक अंटार्कटिक सर्कल है, उसके बियॉन्ड अप टू 90 डिग्री, मतलब साउथ पोल के पास का जो एरिया है उसके हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो कुछ साउथ पोल यहां पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये साउथ पोल, वेट, यहां पे आप साउथ पोल देख पा रहे हो। इसी साउथ पोल को अगर आप सर्कल करते हो तो यही आपका क्या बनता है, अंटार्कटिक सर्कल बनता है। तो ये अंटार्कटिक सर्कल पे ही प्रेजेंट है टोटली, करेक्ट। उसके अलावा कि इट इज कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। ये सबसे कोल्डेस्ट है क्योंकि ये टोटली ये थ्रू आउट द ईयर ये ग्लेशियर जो होते हैं, मतलब स्नो से घिरा हुआ होता है। यहाँ पे लाइफ मिनिमल है, मिनिमल लाइफ मतलब बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। वहां पे शायद से ही बहुत ज्यादा स्पीसीज है एनिमल्स के, मतलब बायोडाइवर्सिटी बड़ी कम है क्योंकि एनवायरमेंट ही बड़ा हार्श है। तो बड़ा ही कोल्डेस्ट ऐसा ये आपका कॉन्टिनेंट है। ड्राइएस्ट है, ड्राइएस्ट होना मतलब क्या होता है, ड्राई होना मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा ड्राई है, तो मतलब वाटर मॉइस्चर कम है वहां पे, ठीक है, मॉइस्चर कम है, मतलब जो एयर वगैरह होती है ना बड़ी ड्राई होती है, मॉइस्चर कम होता है, वाटर वेपर्स कम होते हैं। एंड विंडीएस्ट मतलब बहुत ज्यादा हवा चलती है वहां पे, इतनी ज्यादा हवा कि आप खड़े भी नहीं रह पाओगे, इतना ज्यादा वहां पे गजलिंग ऐसे विंड चलती है, करेक्ट। द इंटीरियर ऑफ अंटार्कटिका इज पोलर डेजर्ट। अभी इस तरीके का जो कुछ लैंड एरिया होता है जो यूजुअली ह्यूज है, जो आइस कवर्ड है, इनको कहा जाता है पोलर डेजर्ट। जिस तरीके से हमारे डेजर्ट सैंड से घिरे होते हैं या फिर सैंड का फॉर्मेशन होता है, यूजुअली हमने देखा होगा कि उससे ऊंट चल रहे वगैरह, तो इनको हम लोग कहते हैं डेजर्ट, करेक्ट। तो ये होते हैं पोलर डेजर्ट, और पोलर डेजर्ट मतलब जो बर्फ से ढके पड़े। रिसीविंग द वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, ठीक है, याद रखो। यहाँ पे रेनफॉल बड़ा ही कम होता है, इसीलिए तो उसको ड्राइएस्ट कहा जाता है ना, रेनफॉल बड़ा ही कम हो रहा है, इसकी वजह से उसको ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल यहाँ पे न के बराबर होता है। उसके अलावा द अंटार्कटिक आइस शीट इज द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ आइस ऑन द अर्थ। अंटार्कटिक आइस शीट जो है ना, वो कंटिन्यूअसली अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी आइस शीट है एक सिंगल लैंड में, तो वो है आपकी अंटार्कटिक आइस शीट। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर कहीं पे होगा, ग्लेशियर, अच्छा इसे ग्लेशियर कहा जाता है, जो आइस से ढका ऐसे पूरा जो एरिया होता है ना, उसे ग्लेशियर कहा जाता है। तो ये ग्लेशियर का नाम क्या है, अंटार्कटिक आइस शीट। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो इससे बना हुआ है, ठीक है, आइस से बना हुआ है, ठीक है। द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ द अर्थ कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर। तो वर्ल्ड का 70% फ्रेश वाटर तो अकेले अंटार्कटिका में ही ट्रैप है। हमने लास्ट टाइम मैंने थोड़ा हिंट दिया था आपको कि वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है,
जैसे कि 97% वाटर तो अर्थ के ऊपर का ओशन में है, तो बचा हुआ 3%। अभी ओशन वाला वाटर तो हम लोग पीने लायक नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा खारा होता है। 3% जो वाटर है जिसे हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं, तो उनमें से 70% ये अकेले अंटार्कटिका में इन द फॉर्म ऑफ आइस या फिर इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर वो एंट्रैप। क्लियर? तो ये भी याद रखना है कि मेजॉरिटी वाटर ऑन अर्थ विच इज एक्चुअली फ्रेश वाटर, इट इज इन अंटार्कटिका। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट याद रख लो, अंटार्कटिक सर्कल में है, कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है एंड विंडिएस्ट है, ये याद रख लो। इसको पोलर डेजर्ट भी कहा जाता है। और जैसे मैंने कहा कि मेजॉरिटी जो फ्रेश वाटर है अर्थ के ऊपर, जो पीने लायक है पूरे अर्थ के ऊपर, उनमें से 70% तो सिर्फ अंटार्कटिका में ही प्रेजेंट है। फिर उसके अलावा अंटार्कटिका के बारे में देख लो कि इसमें फिर देखो कैसे है ना कि इस आइलैंड के ऊपर ना यूजुअली इतना हार्श ऐसे एनवायरमेंट है कि यूजुअली वहां पे लोग जाते नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई लोग रह ही नहीं रहे। करेक्ट? बट स्टिल ये हम लोग इंसान है, हम लोगों का थोड़ा होता है कि भाई देख के आते वहां पे क्या है एग्जैक्टली। तो हमारे रिसर्च जो सेंटर होते हैं ना, रिसर्च सेंटर, ठीक है, तो रिसर्च करने के लिए जो एक सेंटर बनाए हुए हैं, तो इसी तरीके से बहुत सारे रिसर्च सेंटर अलग अलग देशों ने इस अंटार्कटिका के ऊपर बनाए हुए हैं। तो हम लोग अभी इंडिया के जो रिसर्च सेंटर है जो अंटार्कटिका में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये बड़ा समझना जरूरी है कि इंडिया अंटार्कटिक आउटरीच, मतलब इंडिया का जो कुछ एक आउटरीच है अंटार्कटिका में, मतलब जो हम लोग उन्हें वहां पे स्टैब्लिश करा है, वो क्या क्या है। इंडिया इनिशिएटेड इन 1981, हमने जो एक इनिशिएटिव लिया टू एक्सप्लोर द अंटार्कटिका, वो 1981 में ही शुरू कर दिया। उसमें क्या किया, इंडिया आर्कटिक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया कि हमारे जो मिशन है वहां पे सेंड किए, और वहां पे फिर रहने के लिए ऑब्वियसली वहां पे कुछ घर वगैरह कुछ नहीं है, वो सब बर्फ से ढका हुआ है, तो वहां पे एक इस्टेब्लिशमेंट करे सो दैट कि हमारे जो कुछ रिसर्चर है, ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट है वहां पे जाके रह सके। ठीक है, तो ये एक्चुअली इंडिया का जो प्रोग्राम है, ये इंडिया में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैनेज करता है। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये ऑर्गेनाइजेशन इतना याद रखो। जैसे नागपुर में नीरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो नीरी जैसे इन्वायरमेंटल रिसर्च के इसमें यूजुअली काम करती है, तो ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका जो कुछ अंटार्कटिका है, इस जैसे जो कुछ पूरे वर्ल्ड में ऐसे ग्लेशियर वगैरह वाले एरियाज है, उनके रिसर्च के ऊपर ये काम करते हैं। अभी इंडिया ने 3 ऐसे स्टेशन वहां पे इस्टेब्लिश करे, क्योंकि हम लोग वहां पे जा रहे तो रहने लगे तो कुछ चाहिए, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर इतनी ज्यादा तेज हवा चलती है कि लोग तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारे साइंटिस्ट तो वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि वहां पे -40, 50, 70 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो -70 डिग्री में कौन सर्वाइव करेगा। तो उसके लिए हमने वहां पे कुछ स्टेशन बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले 1981 में जब हमने ये मिशन स्टार्ट किया, तो 83 में सबसे पहला हमारा स्टेशन वहां पे इस्टेब्लिश हुआ, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। अभी ये तीनों नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेशन हमने इस्टेब्लिश करे, उनमें से सबसे पुराना वाला जो स्टेशन 1983 में बना था, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। तो नाउ डीकमीशन मतलब वो अभी यूज के बाहर चला गया है, तो शायद हम लोग अभी यूज नहीं करते। बट द फर्स्ट, अगर किसी कभी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्टेशन ऑन अंटार्कटिका इज दक्षिण गंगोत्री, याद रहेगा आपको, दक्षिण गंगोत्री ये फर्स्ट हमारा स्टेशन था जो अंटार्कटिका के ऊपर इंडिया की तरफ से बनाया गया था। अभी डीकमीशन करना मतलब वो यूज में नहीं है। उसके अलावा सेकंड जो है वो है मैत्री नाम का है, जो हमने इस्टेब्लिश करा है 1989 में। ठीक है, और तीसरा जो है उसका जो रिसेंट है इन तीनों में, वो है भारती। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। दक्षिण गंगोत्री ओल्डेस्ट स्टेशन था 1983 वाला, देन मैत्री हमने 1989 में इस्टेब्लिश करा, और भारती जो सबसे रिसेंट है वो है 2012 में इस्टेब्लिश करा है। करेक्ट, तो ये तीनों के नाम याद रखने, बाकी आपने याद रखा नहीं रखा तो भी चलेगा, ये 3 स्टेशन के नाम याद रखो, इनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। Notably, India's presence in Antarctica include post office established in 1984. इंडिया ने वहां पे एक पोस्ट ऑफिस भी स्टैब्लिश कर दिया। काम क्या है, कुछ नहीं है, बट कर दिया था। ठीक है, अभी पोस्ट ऑफिस का रिलीवेंस वैसे भी चला दिया, तो हमने वहां पे एक पोस्ट ऑफिस भी किया था। उसका क्या था, पर्पस ये था फॉर द फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड रिसर्च लॉजिस्टिक। तो जो उस टाइम पे लॉजिस्टिक वगैरह आते थे, मतलब कि मान के चलो कि इधर से लॉजिस्टिक आया, इंडिया ने कुछ भेज दिया, लॉजिस्टिक मतलब कुछ सामान, रिसर्च एपरेटस या फिर कुछ सामान, सब कुछ चीजें, तो वो कहां पे जाएगा, कहीं पे जाना चाहिए एड्रेस पे। तो वो जो एड्रेस था वो एक्चुअली इस पोस्ट ऑफिस का था, तो यहाँ पे वो आता था, फिर वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अलग अलग सेंटर्स पे। ठीक है, तो ये दक्षिण गंगोत्री के बारे में आपको जानना बड़ा जरूरी था। अभी देखो कि इंडिया कैसे वहां पे रीच करता है।
मतलब हमें अगर जाना है या फिर आपका अगर उसमें इंटरेस्ट है और आपको जाना है वहां पे, तो इंडिया के पास दो रूट है। दो रूट कैसे है, तो सबसे पहले आप मैप में समझ लीजिए कि इंडिया कैसे दिख रहा है। ठीक है, मैप में आप समझिए कि ये इंडिया का लोकेशन है, ठीक है, वर्ल्ड मैप के ऊपर। और ये जो कुछ व्हाइट कलर में आप देख रहे हो साउथ में, तो ये आपका है पूरा अंटार्कटिका, करेक्ट। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहां तक अगर पहुंचना है तो सबसे पहले इंडिया क्या करता है ना, यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके हम लोग आते हैं केप टाउन। केप टाउन इज ए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटी इन साउथ अफ्रीका कंट्री। यहाँ पे एक कंट्री है कॉल्ड साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो इस साउथ अफ्रीका कंट्री में केप टाउन के पास हम लोग जाते हैं पहले बाय एयर। बाय एयर मतलब प्लेन से, और फिर हम लोग वहां से जाते हैं शिप से इन सेंटर पे। जो हमारे 3 सेंटर वहां पे बने हैं, वैसे 2 तो खत्म, एक तो नहीं है, तो ये 2 जो सेंटर है फिलहाल, वो एक यहां से और यहां से, करेक्ट। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे रीच करते हैं। तो आप देख पा रहे हो, एक है हमारा ये वाला और एक है ये। तो बेसिकली 2 सेंटर जो है उनके नाम में दिखा देता हूं। ये जो है मैत्री, जो सेकंड हमने फॉर्म किया था, इस्टेब्लिश करा था, और ये है हमारा भारती, जो सबसे रिसेंट है, करेक्ट। तो 2 ऐसे लोकेशन पे हम लोग जा सकते हैं केप टाउन से। तो हम लोग केप टाउन तक जाएंगे बाय एयर, ठीक है, और केप टाउन के बाद केप टाउन से फिर हम लोग जाएंगे दोनों स्टेशन पे बाय शिप, ठीक है। तो ये रूट है जिसके थ्रू हम लोग पहुंचते हैं अंटार्कटिका पे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिनेंट्स। आई होप कि आपको ये सब कुछ जो कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इन डिटेल समझी होगी। यहां तक किसी को डाउट है? गायत्री, कोमल, ऑनलाइन? डाउट है किसी को? हाँ, तो बेसिकली क्या है कि आज थोड़ा लेक्चर, मैंने जैसे कहा था कि आपका लेक्चर थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, और कॉन्टिनेंट हमने एंड कर दिए, बच्चे ओशंस है। तो ओशन के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्टार्ट करूंगा, बट स्टिल आप ओशन के बारे में खुद होके भी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, इनके बारे में पहले लेक्चर में मैंने बताया था, बट इन डिटेल इस ओशन के बारे में यहाँ पे हर स्लाइड के ऊपर ना इंपॉर्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन है जो याद रखना बड़ा जरूरी होता है, जिनके ऊपर एक्चुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट। तो ये आपको पैसिफिक ओशन, क्योंकि हमारे ओशन तो 5 ही है, एक पैसिफिक ओशन है, देन आपका है सेकंड जो ओशन है वो आपका है इंडियन ओशन, फिर उसके बाद अटलांटिक सदर्न ओशन, वेट अ मिनट, ये एक ओशन का नाम चेंज नहीं हुआ, हाँ अटलांटिक ओशन, ठीक है। देन आपका रहेगा इंडियन ओशन थर्ड, देन फोर्थ जो है सदर्न ओशन, और लास्ट वन जो है वो है आर्टिक ओशन। तो एक बार आप ना गो थ्रू करिए इंफॉर्मेशन के थ्रू। मैं आपको इसके बारे में और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, और डिटेल में इसके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो यहां तक किसी को डाउट नहीं है तो आज का लेक्चर हम लोग रुक रहे हैं। जैसे मैंने अभी फिर से कह देता हूं, जैसे शुरुआत में कहा था, कल आपका लेक्चर नहीं होगा, कल रिवीजन करिए, जो भी 2 हफ्तों से हमारा चल रहा है उसके ऊपर रिवीजन करिए। नेक्स्ट लेक्चर में शायद इसके ऊपर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार, गायत्री, कोमल, एनी डाउट? ठीक है, नो डाउट। सो वी स्टॉप हियर, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।